अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का मौका हो और उसमें किसी भी घर के अंदर टिक्का बोटी ना बनती हो, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा आज की वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान और यूनिक प्रोसेस, जिसके ज़रिए आप बना सकते हैं टिक्का बोटी घर पर और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ। और इस रेसिपी के लिए मैंने एक स्पेशल आइटम दराज से ऑर्डर करके मंगवाया है और आपको दिखाऊंगा कि क्या वो वर्क करता है या फिर नहीं करता। वो बेसिकली नॉन स्टिक है, तो आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वो वाकई में नॉन स्टिक है या फिर नहीं है। जो आइटम है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक अगली क्लिप के अंदर। यहाँ पर आपको मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि टिक्का बोटी बनाने के बाद वो किस तरह रेडी होकर हमारे सामने आई थी। चलते हैं जल्दी से अपने आइटम की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया हो और बेल आइकन लाजमी दबाया हो, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर जो सा आइटम मैं यूज करने वाला हूँ आज की रेसिपी के अंदर टिक्के बनाने के लिए, वो है बेसिकली बारबेक्यू स्टीमर। इसका जो रेडियस है ये है 32 सेंटीमीटर, मतलब कि आप काफी इजीली इसके अंदर जो कुकिंग है वो कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिकली फर्स्ट टाइम देखेंगे तो शायद आपको भी समझ ना आए कि हमने इसको यूज कैसे करना है। मुझे भी समझ नहीं आई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे समझ आ गई कि हमने इसको यूज कैसे करना है। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स को भी स्टीम कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपने स्मोक देना हो किसी चीज को तो आप वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। मैंने इसको ऑर्डर किया था दराज से, और दराज से इसको ऑर्डर करने की जो प्राइस मुझे पे करनी पड़ी वो थी 815 रुपीज, और वो भी डिलीवरी चार्जेस के साथ। मतलब कि इसकी फाइनल प्राइस है ये है 815 रुपीज। मैं अगर आपको इसे ओपन करके दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख लें बिल्कुल इस तरह से है। इसके ऊपर एक ब्लैक कवरिंग है, तो आपने इससे धोखा नहीं खाना। आपने ये नहीं समझना कि ये नॉन स्टिक है। इस प्राइस में आपको नॉन स्टिक मिलता भी नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ इसका कलर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको नॉन स्टिक नहीं समझना, ये सिर्फ कलर के लिहाज से ब्लैक है, ये नॉन स्टिक नहीं है। अब हम चलकर देते हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना है। तो आपने इसको चूल्हे पर बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जितनी भी फ्लेम है वो इसके आसपास यानी कि साइडों पर लगनी चाहिए। यहाँ पर आपने इसमें डालना है पानी को। अब आपने यहाँ पर एक और बात नोट करनी है कि आपने जिसमें पानी डालना है वो आपने इसमें फिल्टर वाटर डालना है। आपने इसमें टैप वाटर नहीं डालना। फिल्टर वाटर यूज करने का एक बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जो फिल्टर वाटर होता है इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड्स की तादाद बहुत ज्यादा कम होती है। तो जितना भी पानी है जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो इवेपोरेट होने के बाद जितना भी मेटल होगा यहाँ पे, वहाँ पर व्हाइट कास्ट आपको फील नहीं होगी। वो जो चीज होती है वो आपके बर्तन को काफी ज्यादा खराब कर देगी। इसके बाद आपने यहाँ पर जो मेटल की रैक होती है वो आपने इसके ऊपर रख देनी है और आपने इसको ऑयल के साथ ब्रश अप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लेम है वो मैंने ऑन कर दिया है, पानी बॉईल करना स्टार्ट कर गया है और जो रैक है ये प्रॉपर्ली हीट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ऑयल लगा दिया। अब ऑयल लगाने के बाद जो इसके ऊपर हम मीट हो गई टिक्का बोटी होगी वो इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ या फिर कुकिंग प्रोसेस आप कह लें। तो यहाँ पर मैंने ली है टिक्का बोटी। आप कोई भी टाइप जो होती है मीट की वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, फिर बीफ हो गया। आपको बस एक बात का ख्याल करना है कि अगर आप फिश या फिर आप चिकन यूज करें तो फिर आपने इसको 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीफ या फिर आप मटन यूज करें तो फिर आपने इसको ओवरनाइट जो है वो मैरिनेट करना होगा, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो आपको प्रोसेस में दिखा रहा हूँ वो काफी सिंपल है कि जहाँ से स्टीम निकलती है, जो यहाँ पर होल्स दिए गए हैं जहाँ से स्टीम निकलती है, अपने वहाँ पर जो बोटियां हैं वो रखनी है और फिर आपने इसको टाइम टू टाइम पलटते रहना है। मतलब कि जितनी भी बोटियां हैं वो सारी हर तरफ से अच्छे से पक जाए। अगर बात की जाए कि मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मटन यूज कर रहा हूँ और ये भी मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ था। बेसिकली हुआ यह था कि मेरा भाई जो था वो असली वाला जो बारबेक्यू होता है, मतलब कि जो कोयलों पर बनाया जाता है, वो करने वाला था। तो मैंने यहाँ पर उससे थोड़ी सी बोटियां साइड पे कर ली और मैं जो आपको रेसिपी दिखा रहा हूँ ये वही बोटियां। खैर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पहले अपनी फिक्र करेंगे और यहाँ पे जितनी बोटियां सबको रखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। मैं अगर आपको यहाँ पर एक क्लोजर लुक दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना भी पानी है स्टीम का वो सारा बॉईल कर रहा है, जितनी भी स्टीम है वो सारी लग रही है गोश्त के ऊपर। और यही जो स्टीम है इसी की बदौलत बाद में जो गोश्त होगा ये अच्छे से गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक और टिप भी दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जितने भी टूल्स हैं इन सब के अंदर मेरे पास कोई ढक्कन नहीं है उसे ढकने के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपके घर में कोई और नॉन स्टिक का ढक्कन हो, शीशे का या मेटल का, कोई भी वो काम चलाना है आपने वो ढक्कन इसी ऊपर रख लेना है। इसका फायदा को ये मिलेगा कि जितनी भी स्टीम होगी वो सारी सर्कुलेट करेगी इसी के अंदर और आपके जो गोश्त के पकने का चांस है चारों तरफ से वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, मैंने उसका ढक्कन ले लिया शीशे का और मैंने इसको यहाँ पर ऊपर रख दिया। इसका मुझे वही फायदा मिलने वाला है जो आपको मैंने बताया था कि जितनी भी स्टीम वो सारी सर्कुलेट करेगी इसी के अंदर और जो गोश्त है वो काफी अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा। कुछ देर तक यहाँ पे ढक्कन रखने के बाद मैं इनको पलट दूंगा एक साइड से, क्योंकि जाहिर है अब हम एक तरफ पकाएंगे तो वो तो जल जाएगा। तो यहाँ पर जो साइड है वो मैं इसकी पलट दूंगा जितनी भी है, और उसके बाद जिसके ऊपर ढक्कन है वो मैं फिर से इसके ऊपर रख दूंगा। अब यहाँ पर जितना भी गोश्त है वो सारा परफेक्ट तरीके से गल तो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज की कमी है, वो ये है कि इसके ऊपर जो क्रिस्पी लेयर होती है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो क्रिस्पी लेयर है वो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपको इसका जो सेंटर नजर आ रहा है, आपने इसके सेंटर के अंदर जो ऑयल है कुकिंग ऑयल वो आपने ड्रॉप करना है और कुकिंग ऑयल इसके अंदर डालने के बाद आपने जितने भी टिक्के हैं वो सारे इस कुकिंग ऑयल वाली एरिया के अंदर डालकर इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक जो क्रिस्पी लेयर होती है बोटियों के ऊपर वो ना आ जाए दोनों तरफ। और उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप है वो मैं दिखाऊंगा आपको अगली क्लिप के अंदर। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए कि जितनी भी क्रिस्पी लेयर होती है वो एक साइड पर आ गई है,
लिए मैं इनको यहाँ पे पलट दूँगा और जो दूसरी लेयर है जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी जो क्रिस्पी लेयर है वो इसकी ले आऊँगा। फिर आपसे मिलता हूँ मैं इसके बाद अगली क्लिप के अंदर। जितनी भी हमारी टिक्का बोटी है वो तो रेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भी इसको बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक जलता हुआ, सुलगता हुआ जो कोयला है वो यहाँ पर रखूँगा। उसके बाद मैं डालूँगा कुकिंग ऑयल। फिर जैसे मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगा तो इसके अंदर से स्मोक पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं इसको ढक दूँगा ताकि क्या हो कि जितना भी स्मोक है वो सारा अच्छे से, या अच्छे से नहीं कहेंगे, कुछ हद तक इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो सके। जैसे ही जो स्मोक है ये बोटी में अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो इसको आप कह सकते हैं बारबेक्यू टिक्का बोटी, जो कि बनी तो फ्लेम के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जिसका फ्लेवर है ये मैच करता है बारबेक्यू टिक्का बोटी के साथ। ये बेसिकली आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिर आप यहाँ पर जो बारबेक्यू का फ्लेवर है वो इसमें डाल सकती हैं। अगर आपको बारबेक्यू का फ्लेवर ऐड नहीं करना तो फिर आप इसमें नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये करिएगा लाज़मी, क्योंकि इससे जो आपकी टिक्का बोटी का फ्लेवर होता है ये बहुत ज़्यादा हद तक एनहांस हो जाता है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है इसको कंप्लीट करने के बाद जो टिक्का बोटी है ये हमारे सामने रेडी हो जाती है। मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ कि ये बनने के बाद हमारे सामने किस तरह से आती है। इसका जो फ्लेवर है ये शायद एग्जैक्टली बारबेक्यू जैसा मैच ना करे, लेकिन यहाँ पर जो खाने वाला है वो इसके अंदर डिफरेंस आपको नहीं बता पाएगा कि आपने इसको फ्लेम के ऊपर पकाया है फिर आपने इसको कोयलों के ऊपर पकाया है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाया था जिसके ऊपर मैंने इसको बनाया है वो काफ़ी ईजी टू यूज़ था और काफ़ी अच्छा था। सबसे मजे की बात उसके बारे में मुझे ये लगी है कि उसके अंदर जो आप गोश्त पकाती हैं वो बनता है स्टीम के ऊपर, और जो स्टीम की डिशेज़ होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं, मतलब इनको बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ये काफ़ी रेयर टू फाइंड होती हैं। इसको हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर आप इजीली स्टीम के ऊपर जो गोश्त है इसको बना पाएंगे। आपको बस एक और चीज़ रिकमेंड कर दूँ लास्टली तौर पे कि आप यहाँ पर मटन या जो बीफ है वो इसके ऊपर मत बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर फिश बनाते हैं फिर आप इसके ऊपर चिकन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। अदर देन दैट आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे बात कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।